बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जहां पर मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी के लिए एक नए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था और इस बात पे फोकस किया गया था कि हम आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म ये बात कहा करते थे, अगर सोच लें कि अगर आपकी दिन ब दिन कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाए, चीजें महंगी होना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि मुल्क का मौजूदा हुक्मरान जो है वो करप्शन कर रहा है। इस वक्त एक आम आदमी का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरियात जिंदगी की अशिया पर है। और अगर देखा जाए तो दिन ब दिन जिस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है और चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, तो यह बात सवालिया निशान बनती चली जा रही है कि मौजूदा हुकूमत किस चीज पे फोकस कर रही है। क्या एक तकरीर कर देने से सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं? क्या सेहत कार्ड जैसी पॉलिसीज को मुतारफ करवा देने से या एहसास प्रोग्राम जैसी पॉलिसीज को मुतारफ करवा देने से हम अपने माशी हालात जो है उनको ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर इन तमाम चीजों का मवाजना किया जाता है तो मौजूदा दिनों में जिस तरह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, तो इससे यह बात अच्छी खासी साबित हो चुकी हुई है कि शरह सूद में भी इजाफा होगा। मौजूदा हुकूमत का यह स्टांस रहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी साबिक वजीर खजाना इसहार डार साहब की पॉलिसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, अगर हम उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे या IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, तो फिर हमें उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी शरायत को भी मानना पड़ेगा और अशियाए खुर्दनोश की कीमत में इजाफा भी करना पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा हो जाता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी आटे का बहरान हो जाता है तो कभी चीनी का बहरान हो जाता है। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हम आज बाहर से चीजें दरामद कर रहे हैं। क्यों? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं लाहौर चैम्बर के साबिक सदर भी रह चुके हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं सुहेल निशारी साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं इकॉनमी के लिहाज से तो सर इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह से दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, एक आम आदमी जो है वो चीखे मारने पर मजबूर हो चुका हुआ है कि कब तक हम जो है वो इस चक्की में पिसते रहेंगे। और मौजूदा हुक्मरान बिलखुसूस वजीर आजम इमरान खान साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो अवाम दोस्त साबित होते थे, अवाम से प्यार की बात करते थे, अवाम को रिलीफ पहुंचाने की बात करते थे, तो वो रिलीफ कहां चली गई? हमें कुछ चीजें रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक एलिट स्टेट है और एलिट के लोग पिछली हुकूमतों में भी और इस हुकूमतों में भी आते रहे हैं। इमरान खान साहब की शायद दिल ठीक जगह पे हो, मगर उनकी जो टीम है वो सारी एलिट के साथ है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी अब इस पिछले 30-40 साल में एक बहुत बुरे हालात में चली गई है और उस डाउनवर्ड स्पाइरल को ये कंट्रोल नहीं कर सक रहे, स्पेशली जब इन्होंने अपनी नैब और इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। आप देखें, आप की जो एग्रीकल्चर है जिसका आपने कहा वो अब बैकबोन नहीं रही। अब आप पूरी 3 से 5% GDP का हिस्सा एग्रीकल्चर फूड देती है। अब आप चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, कपास भी इंपोर्ट करते हैं, दालें भी इंपोर्ट करते हैं, अनाज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, रिसेंटली अपडेट के मुताबिक दरामद की गई गंदम और चीनी कराची पोर्ट पर पहुंच चुकी हुई है। जी, मगर डॉलर से जब आप खरीदेंगे और डॉलर महंगा 10-12 रुपए का हो जाएगा तो ये सारी चीजें 10-12 रुपए से महंगी हो जाएंगी पर किलो। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो जो अपने टैक्स लिए जा रही है अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, मैं अपनी जिंदगी का मतलब है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वो सही नहीं है। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जब आप 17% इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे हर चीज पे और 20% से ज्यादा टैक्स लगाएंगे पेट्रोल पे, तो नेचुरली हर चीज महंगी होगी। और तो आप सिर्फ एलीट को का पैसा बनाने के लिए और गवर्नमेंट चलाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जब आप करेंगे तो फिर महंगाई रहेगी और कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगी। बिल्कुल। जो लोगों के पास सेविंग्स हैं वो तो अब इस 15% जो फूड इन्फ्लेशन आई है उस पर ही खर्च हो रही हैं। और कहाँ सेविंग है मुझे नहीं पता। लशारी साहब एज इंडस्ट्रियलिस्ट हमें बताएंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास क्या मौके हैं, मगर आम आदमी SMEs उनकी हालात बहुत बुरे हैं और इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी वो मुझे नजर नहीं आई, नहीं आ रही।
बिल्कुल। सुहेल अशारी साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर साहब आपके पास इसी पॉइंट वापस आऊंगी। सुहेल अशारी साहब, आप साबिक सदर भी रह चुके हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं शहर के, माया नाज। सर, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक तरफ तो डॉलर की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है, फिर हमारे कुछ वज़रा जब आते हैं अवाम के जख्मों पर मजीद दमक छिड़कने की कोशिश करते हैं और ये कहा जाता है कि देखिए आलमी मार्केट में तो जो तेल की कीमतें हैं वो कई गुना ज्यादा हैं, हम तो आपको कम कीमतों पे तेल जो है वो दे रहे हैं। और जब वो कंपैरिजन करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि देख लीजिए, बर्तानिया की ही बात कर लेते हैं कि 1 पाउंड वहां पर जो है 1 पाउंड 30 पैनी का जो है पेट्रोल वहां पर मिलता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वहां पर आवर के हिसाब से लोगों को सैलरीज दी जाती हैं। तो शहर के जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं बड़ों की बात नहीं कर रही, तो वो लोग कैसे अपने कारोबार को आगे लेकर चलेंगे, लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले जो आपने अपनी रुदाइये में कहा, मैं थोड़ा सा उसका भी जवाब दे दूं, फिर हम इस तरफ भी आते हैं। बात दरअसल ये है कि सियासत जो अपोजिशन की होती है, क्यों नहीं हमारी सारी कौम को समझ आता कि वो एक मुख्तलिफ होती है और इक़्तिदार की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और हमारे जो अपोजिशन में कोई भी हो, वो उस वक़्त इतने बांग और बुलंद दावे करते हैं और फिर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उसकी सियासत बिल्कुल फ़र्क होती है। और जो इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठ जाते हैं, उनको इतनी लिमिटेशंस होती हैं जो शायद उनको समझ नहीं आती कि ये जब हमारे पास इक़्तिदार आएगा तो क्या होगा। सो इससे ये कहना कि जी मैं आ जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, ये बड़ी मुश्किल सी बात है। पहले सोच समझ के ही ऐसी बातें करनी चाहिए, किसी वक्त इक़्तिदार आ ही जाता है। तो दूसरी बात ये रह गई कि इस वक्त जो महंगाई का दौर चल रहा है, ये एक तूफ़ान जो है ये आना ही आना है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा लोन्स लिए हुए हैं और डॉलर जो है वो समझते हैं कि जी हमने सप्लाई एंड डिमांड के लिए खोल दिया, मार्केट फोर्सेस जो मर्ज़ी तय करें। ये पॉलिसी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि कोई ऐसी मार्केट फोर्सेस नहीं हैं जो डॉलर का मुतय्यन करेंगी। ये सारी स्पेकुलेशन हो रही है। डॉलर हमारा अफ़गानिस्तान जा रहा है इस वक्त, और इसी तरह जो डॉलर के मैनिपुलेटर्स सारे पाकिस्तान और बिलखसूस कराची में बैठे हुए हैं, वो डॉलर से इसी तरह खेलते हैं जैसे रियल एस्टेट के लोग अपने प्लाटों से खेलते हैं कि खुद ही कीमत बढ़ाई, खुद ही गिरा दी, खुद ही खरीद लिया और फिर खुद ही बेच दिया। इकोनॉमी तो हमारी ग्रोथ नहीं करी ना। ग्रोथ तो तब होगी ना कि जब आपके शहर में एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट छोटे तबके के ऊपर अपनी इंडस्ट्री को लगा सकेगा, उसको फाल कर सकेगा। छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कैसे आएंगे मैदान में, फिर कैसे काम करेंगे? देखिए, बात आपने अच्छी की है, आपने SMEs की बात की है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, और वही हर माशरे की और हर मुल्क की वो बैकबोन होती है, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज़ तो सारे बंदे नहीं लगा सकते। देखिए, असल बात यही है कि पाकिस्तानियों को कम से कम 26 महकमे ओवरसी कर रहे होते हैं, और जब ना ओवरसी करें तो फिर कोई भी ओवरसी नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से फिर हमारा टैक्स बेस भी ब्रॉडन नहीं होता। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आप अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो कि आप एक जगह अप्लाई करें, आपको सारे NOCs मिल जाएं और आप काम कर सकें। उसके बावजूद हौसला अफजा हुकूमत को होना चाहिए, जिसको आप बार बार कहते हैं बिजनेस फ्रेंडली। वो फ्रेंडली यही है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं करें, और उसमें हुकूमत आपको शुरू में, जिसको अब आजकल का मंत्रा है स्टार्टअप्स, उस स्टार्टअप्स को आप फैसिलिटेट करें और उनके ऊपर कम से कम 2-4 साल टैक्स ना लगाएं, अलबत्ता उनको इनकरेज करें और सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं, छोटे लेवल पे इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए। बिल्कुल। और देखें, जैसे FBR टैक्स लेने में तो बहुत आगे होता है, मगर इनको फैसिलिटेट करने के लिए FBR नहीं है, वो तो एक थानेदार बना हुआ है ना जी। मगर उसूली तौर पे ये होना चाहिए कि एक ऐसा महकमा भी हो जो आपको इनकरेज कर रहा हो, मेरे पास आए, क्या चीज़ चाहिए आपको, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन इस हवाले से कोई भी होमवर्क हमें गवर्नमेंट का नजर नहीं आ रहा। मैं एक मिनट आपको बड़ी एक अच्छी बात बताता हूँ जो मैंने बहुत से वज़रा से भी की है, कि जैसे इन्होंने रियल एस्टेट में एक छूट दी कि आपसे पैसा नहीं पूछा जाएगा, आप कहाँ से लाए हैं और आप इन्वेस्ट करें, और देखिए उसमें बहुत सी बेहतरी आ रही है, कंस्ट्रक्शन के बड़े काम हो रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को कहें कि बाबा जहाँ से मर्जी पैसा लाओ, इंडस्ट्री लगाओ, क्योंकि तरक्की इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी में है, नॉलेज बेस्ड में है। वो जो ब्रिक एंड मोटर वाला आज से 25-30 साल पहले वाली तरक्की होती थी कि पुल बना दिया, मोटरवे बना दिया, वो तरक्की का सही जीना नहीं है। असल तरक्की यही है कि आपके पास टेक्निकल लोग हों, आप इजाद करें, इनोवेशन करें, क्रिएट करें। देखिए, अभी कोरोना का कितना
एक अजाब आया हुआ है सारी दुनिया पे, दुनिया आजाद कर रही है उसके लिए वैक्सीन। जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि हम भी कोई अपनी वैक्सीन आजाद करें, आजाद की तरफ तो हम आते ही नहीं है ना, तो जब आजाद कोई चीजें नहीं करेंगे तो दुनिया पे आप तरक्की नहीं कर सकते। इस पॉइंट वापस आऊंगी आपके पास। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है सर, जहां पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसम भी दिए हैं, तो वहीं पर हमारे खेत खलियान काफी जरखेज जमीन हम रखते हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि आटा जो है उसकी किल्लत नजर आती है। हम बाहर से आटा मंगवा रहे हैं, हम जो है अजनास यहाँ पर पैदा करने की बजाय दीगर ममालिक से जो है उनको दरामद कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है सर? क्या आप समझते नहीं हैं कि पाकिस्तान अपने ही मुल्क में मौजूद अपने ही लोगों की जो वो कैपेसिटी है खाने की या उस अजनास की, उसको खुद पूरी कर सकता है? क्यों जरूरत पेश आती है मौजूदा हुकूमत को कि आटे का बहरान हो जाता है, उस पर नोटिस लिया जाता है तो वो गायब हो जाता है, चीनी पे नोटिस लेते हैं तो वो नायाब हो जाती है, पेट्रोल पे नोटिस लिया जाता है तो उसकी कीमतें जो है आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं? क्या खान साहब की टीम इतनी नालायक है और हमारे वजीर खजाना जो हैं वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि नीयत का इशू है बहुत ज्यादा। ये बात सही है कि मौसम भी है, जमीन भी है। यही वो जमीन थी जिसने मुगल एम्पायर को भी खिलाया, जिसने अंग्रेजों को भी यहाँ से सोने की चिड़िया बना के ले गए चीजें। तो इनको जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। छोटे किसानों को तो कोई मरातें दी नहीं गई हुई आज तक, वो उनकी जमीनें छोटी से छोटी होती जा रही हैं। बड़े किसान भी 40% जो लैंड ओनर्स हैं वो भी मार्केट में नहीं लाते। ये डॉक्टर साहब कतरा कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन हमारे मौजूदा वजीर आजम तो कहते हैं जितना किसान को हमने फैसिलिटेट किया है गुज़श्ता दौर में तो किसी ने किया ही नहीं है, और अब के बाद तो किसान को जरूरत भी पेश नहीं आएगी कि वो सड़कों पे आके एहतजाज करें। अगर इजाजत दें, देखें इनके लिए तो वही किसान है जो 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 कैपिटलिस्ट फार्मर है, वो 12 से 20% है, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और वही जो मगर अब जब अनाज की कीमत यहाँ कम होगी और जो है आपकी जिसको हम कहते हैं कैटल फार्मिंग की ज्यादा होगी, तो वो तो कैपिटलिस्ट फार्मर तो जो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उसमें सो हमारी एग्रीकल्चर शिफ्ट की है फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टू हॉर्टिकल्चर टू कैटल फार्मिंग। 12% आपकी कैटल फार्मिंग है, 8% आपकी फार्मिंग है। तो वो स्ट्रक्चर्स बदले हैं क्योंकि आपने उनको इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट प्राइस ही नहीं दी हुई। फिर आपकी लैंड इस रीजन में सबसे अनप्रोडक्टिव है, आपका फार्मर इस रीजन में सबसे, आपने नया सीड ही नहीं दिया पिछले 20 साल से। आप इंटरनेशनल लेवल के सीड्स तो प्रोवाइड करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें लिशारी साहब भी कह रहे हैं, हम तो बहुत दूर हैं इन चीजों से। तो डॉक्टर साहब जिन इश्यूज को आप हाईलाइट कर रहे हैं, सुहेल लिशारी साहब हाईलाइट कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट में जो लोग शामिल हैं और हमारे वजीर खजाना जो हैं शौकत तरीन साहब, क्या वो इन इश्यूज को नहीं जानते हैं? क्या मुल्क के मौजूदा वजीर आजम को नहीं मालूम है कि आवाम जो है वो किस तरह से दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है? इंडस्ट्री को हमने दीवार के साथ लगा के खड़ा कर दिया है, और अगर हमने पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन करना है तो हमें छोटे लेवल पे इंडस्ट्री पर और छोटे लेवल के किसान पे भी फोकस करना होगा। देखें, जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, मेरा ख्याल है कि उनको उतनी ही जानबूझ है जितनी उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, खुद वो कोई पढ़ते पढ़ते नहीं है। सही। जहां तक आपका फाइनेंस मिनिस्टर का ताल्लुक है, उनको बिल्कुल पता है। उनको टास्क IMF ने दिया हुआ कि टैक्स इकट्ठा करना है, उनको अभी तक ये टास्क नहीं दिया गया कि यहाँ से ग्रोथ भी होनी है। ये इश्यूज ये हैं कि आप जब पिछली गवर्नमेंट के लोगों को वापस अपनी गवर्नमेंट में लाएंगे और वो एलीट का हिस्सा होंगे, तो फिर आप एलीट के लिए पैसे बना रहे होंगे। आप ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं कि वोट लेना है तो इसलिए थोड़े से किसानों को पैसे आज भी दे दें, आपका पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स लेने। जब तक मैं एग्री कर रहा हूँ लिशारी साहब से कि आप एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज फ्री नहीं कर देंगे, कि जो यहाँ बिजनेस करना चाहे, जो यहाँ किसान बाहर दुनिया को बेचना चाहे, उसको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ फैसिलिटेट कौन करता है? यहाँ तो वो कहते हैं कि आप काम कर क्यों रहे हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आ गए।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे सुहेल शाही साहब ने कहा कि एफबीआर तो खुद एक थानेदार का रोल प्ले कर रही होती है। बिल्कुल थानेदार है एफबीआर, फाइनेंस मिनिस्टर उसके वो आईजी हैं। तो नेचुरली आप अवाम की तो सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं। इतना किया हुआ है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन आपने साइन किए हुए हैं, तो जिसकी वजह से जीएसपी प्लस आपको मिला हुआ है, इसलिए आप अबाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। मगर जब तक आप इस कौम के रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स भी है और जो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, वो बेशक एग्रीकल्चर हो या ये जो है माइनिंग हो, गोल्ड हो, इन सबको आप सिनर्जी जब तक नहीं पैदा करेंगे, आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते। सुहेल इशारी साहब, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि अभी भी हमारे तरीकाकार बहुत पुराने हैं, जिस पे आप ही फोकस कर रहे हैं। सर, मौजूदा हुकूमत की भी बात की जाए तो रेवेन्यू जनरेट करने पे भी बात की जाती है और हमेशा से फोकस ये रहता है कि कौन बंदा कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये वही बात आ जाती है कि जैसे एक पुलिस अफसर की अगर कारकर्दगी देखनी हो तो इस बात पे देखी जाती है कि उसने इस महीने में चालान कितने काटे हैं और एक साल के आखिर में उसकी चालान की जो रेशियो है वो कितनी बनती है और उस हिसाब से उसकी तरक्की करती जाती है। एक तरफ पे हम इंडस्ट्री को फरोग नहीं दे रहे हैं, छोटे लेवल के ऊपर हम लोगों को सामने नहीं लेकर आ रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट करने का भी सोच रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में क्या मौजूदा हुकूमत अपना टारगेट अचीव कर सकेगी? और हमेशा जब बजट पेश किया जाता है तो ये अल्फाज लाजमी इस्तेमाल किए जाते हैं कि देखा, ये जो बजट था वो तो अवाम दोस्त बजट था। जब बजट में कीमतों का तयन कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद हर महीने एक नई कीमत क्यों मुतारफ करवाई जाती है? देखिए, बजट तो एक सालाना एक एक्सरसाइज है और उस पर ज़रा इतना हमें एतबार और उस पर ज़्यादा हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए। वो पुराने बजटों को लेके ही उसको ही आगे प्लस माइनस करके कट एंड पेस्ट करके हालात के मुताबिक वो बजट बन जाता है। वो हम उसको बहुत बड़ा एक इवेंट समझते हैं, मगर वो इतना बड़ा इवेंट नहीं होता क्योंकि उसके बाद कई फिर मिनी बजट्स भी आते हैं। तो ये तरह की बजट की बात। दूसरी, हम बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर ग्रोथ की कर रहे हैं। देखिए, फूड सिक्योरिटी जो है ना दुनिया में, वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो आपके पास कुछ हो ना हो, खाने को अगर है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। तो हमने अगर अपने मुल्क में, जो कि हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, जितने जनाज थे, अब हम इंपोर्ट करना शुरू हो गए। पहली बात तो ये है कि हमने अभी भी अपने एग्रीकल्चर को वो 19वीं सदी और 18वीं सदी में ही रखा हुआ है। फ्लड इरिगेशन हो रही है और कोई क्रॉप की हमने जोनिंग नहीं की है। अभी भी आप देखिए इस वक्त ये हो रहा है माशरे में, और सबको पता है कि हमारी अच्छी भली जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो उस पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं, जो ख़ास तौर पे सड़क के किनारे हैं, जीटी रोड पे और दूसरी रोड्स पे। तो हमारा एक तो लैंड कम होती चली जा रही है। फिर हमने डैम्स नहीं बनाए। अगर हम कालाबाग डैम बनाया होता तो कम से कम 9 लाख एकड़ बलोचिस्तान में, इसी तरह कोई 7-8 लाख सिंध में हमारी मज़ीद ज़मीन ज़ेरे काश्त आती है, और इसी तरह पंजाब में भी। मगर हमने वो डैम नहीं बनाए और उसको सियासत की नज़र होने दिया। सो हमने अपनी बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं। फिर हमने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज सिर्फ इतना ही किया कि ट्रैक्टर ले आए, उससे आगे हम गए नहीं। थोड़ा सा हमने थ्रेशर इस्तेमाल कर लिया, हम समझते हैं हम बड़े हाईटेक हो गए। दुनिया सीड से लेके, फर्टिलाइज़र से लेके और पेस्टिसाइड से लेके बहुत मॉडर्न हो चुकी है। और एक कतरा पानी का जो है वो देते हैं अपने दरख्तों को और अपने फलदार दरख्तों को। अब वो फ्लड इरिगेशन वाला सिस्टम नहीं रहा। सो हमने अभी इसमें भी बहुत सा काम करना। बात वही है कि हम कहाँ फोकस होके काम कर रहे हैं। क्या एग्रीकल्चर पे फोकस है, क्या एसएमई पे फोकस है, क्या लार्ज मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, क्या फिर स्टेशन पे फोकस है? किसी चीज पे फोकस ही नहीं है, फैसिलिटेट ही नहीं कर सके। हमारा सारा फोकस इस वक्त, आप जो शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक टॉक शोज चलते हैं, आप देख लें, सियासत के अलावा और कोई ऐसी बात नहीं हो रही होती। बिल्कुल। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जो हैं माहिर मईशात भी हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। सर, आज हम बात कर रहे हैं कुछ मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से। बिलखुसूस हमारे जो वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि जी घी की कीमतों में आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो 50% का फर्क आया है, लेकिन हमने तो पाकिस्तान में इसको 30% पे रखा है।
इसी तरह से फिर वो कुछ पेट्रोल के हवाले से बात करते हुए नजर आते हैं कि अगर हम इसको दूसरी जगहों से कंपेयर करके देखते हैं तो पाकिस्तान में तो उसकी निस्बत हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही मद में इजाफा किया है। सर, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की इस वक्त जो पॉलिसीज हैं आवाम को लेकर और चीजों की कीमतों को लेकर वो कितनी मुतासर कुन हैं? और इमरान खान साहब अवाम दोस्त वजीर आजम खुद को कहलवाना पसंद किया करते थे, जब ये कंपेयर करते हैं, शाम को बैठकर वो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या टॉक शोज में अपीयर होते हैं, तो क्या वो इस बातों को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में आज भी एक आदमी जो है वो 25,000 रुपया महाना कमाकर अपने घर का खर्चा चला रहा होता है और उस घर में खाने वाले 10 अफराद भी शामिल होते हैं? महंगाई के बारे में जो पाकिस्तान में तासुर है कि ये आमतौर पर महंगाई जो होती है वो तब होती है जब बहुत सी जो आपके पास अशिया की कमी हो और पैसा ज्यादा हो और वो उसको जो है हम समझते हैं कि उसको अफरात दर कहते हैं। मगर यहाँ मामला ये है कि चूंकि टैक्सों की वजह से और दूसरी जो लेवीज हैं उसकी वजह से चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं। या आपने देखा होगा कि पेट्रोल और बिजली महंगा होती है तो चीज़ों की इसको हम फिर कहते हैं कि दरअसल बहुत सी कॉस्ट पुश यानी कि जिसमें कीमतों में इजाफे की वजह ये होती है कि आपकी जो पैदावारी सलाहियत है और जो पैदावारी कीमत है उसको आप किसी तरीके से मसनूई तरीके से बढ़ा रहे हैं जी। और फिर इसको जो मईशत आम लोगों की नज़र में आप कह सकते हैं कि दरअसल महंगाई जो है वो भी एक तरह का टैक्स ही होती है मगर बगैर किसी लेजिस्लेशन के यानी बगैर किसी कानून के। तो ये जो इससे पैसा जो है वो फिर आम लोगों के जो बहुत आपने बताया कि कम कमा रहे हैं पाकिस्तान में 60 अब हमारी फीसद आबादी तो ऐसी है जो सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। तो जाहिर है अगर उनके महंगाई होगी तो दरअसल उनकी जेब से पैसा निकलकर जो वैसे ही बहुत थोड़ा है वो ज्यादा खाने पीने की अशिया पे ही खर्च हो जाता है तो उनके हाथ से निकलकर उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो कीमतें बढ़ाते हैं। और ये कीमतें बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो जाहिर है कि चंद लोगों के हाथ में जो अमीर हैं उनके हाथ में ये फायदा होता है। तो बजाय रियासत को अगर टैक्स भी जाता और आप हर जगह आपने देखा फूड सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, रियासत जो है वो उन ममालिक में ज़राअत को दरअसल इसलिए सब्सिडाइज कर रही होती है कि आपकी जो कुतनोशी कीमतें हैं वो मुस्तहकम रहे और उसका फर्क आम आदमी पर ना पड़े। और इसीलिए साल हर साल से आपने देखा होगा कि उन माशरों में जहाँ ज्यादा टैक्स दिया जाता है वहाँ उसके साथ कीमतों में भी मुस्तहकम और उसको जो है एक सतह पर रखा जाता है जिससे कि गरीब तबकात और जो वहाँ के आप हिसाब से लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास होती है वो उसको अफोर्ड कर सके यानी उसके बर्दाश्त से बाहर ना हो। हमारे यहाँ तो उलट हिसाब है, एक तो टैक्स अमीर लोग नहीं देते और फिर हम चीज़ों की कीमतें जो है बढ़ाकर गरीबों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा है भी वो भी ले जाते हैं और टैक्स भी हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं आप ये देख लें। तो हमारी जो खरीदारी की कुव्वत खरीद है वो इतनी कम है लोगों की कि अगर हम थोड़ा इजाफा भी करते हैं तो वो उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा ले जाता है। जबकि उन ममालिक में महंगाई हुई है मगर वहाँ पे आपने देखा होगा कि 1300-1400 डॉलर अभी पिछले महीने तक अमेरिकन लोगों को घर पहुंचा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़े। इसी तरह रियासत जो है यूरोप की वहाँ तो सर वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहाँ पर आपको पर आवर के हिसाब से सैलरी दी जाती है, वहाँ पर तो लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में तो सब कुछ इसके बरक्स चलते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपकी एक स्पेशलिटी है इकॉनमी के ऊपर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है क्या इनके पास इतने तजर्बाकार लोग मौजूद नहीं है कि कोई इस तरह की पॉलिसीज को मुतारफ करवा सकें? इमरान खान साहब जो हैं ये बात वजीर खजाना को कहते हैं कि आप कोई मीडियम टर्म या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो इसको मुतारफ करवाएं। सर 3 साल से ज्यादा का अरसा तो गुजर चुका, आज भी आवाम की उम्मीदें जो हैं वो खान साहब से वाबस्ता नजर आती हैं। छोटे लेवल पे इंडस्ट्री को फरोग नहीं दिया जा रहा, छोटे लेवल पे किसान को जो है वो ग्रोथ नहीं दी जा रही, उसको बढ़ने के मौके नहीं दिए जा रहे। और जैसे सुहेल इशारी साहब ने कहा कि आज भी हमारे पास जो ज़री सिस्टम है वो पुराना है, लोग जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से दूर हो रहे हैं। तो सर क्या ये तमाम बातें हमारी मौजूदा हुकूमत नहीं जानती? जी जानती तो है मगर आपने देखा होगा कि बारहा तो वो अपना वजीर खजाना ही बदल चुके हैं। पहले असद उमर साहब के इलेक्टेड आदमी थे और पार्टी के एक जैसी भी पॉलिसीज होती तो पॉलिसीज एक आदमी थोड़ी बनाता है, वो तो जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है मंशूर होता है उसके मुताबिक ही पॉलिसी बनती। और जब उनको हटा दिया गया फिर आपने देखा कि IMF के बंदे आए वो भी कुछ नहीं कर सके, उनको भी वजीर आजम मोहतरम ने हटा दिया। अब जो है इनकी भी 15 अक्टूबर को खत्म हो रही है जो मुद्दतें 120 दिन के लिए इनको एक
गैर जिनके मुख्तलिफ आदमी को आपने वजीर खजाना बनाया दूसरी जी। दफा और अभी तक कोई फैसला नहीं किया और 23 दिन का टाइम चाहिए होता है। जिस दिन कोई भी सेनेटर अगर आज इस्तीफा दे तो 23 दिन के अंदर उसके इलेक्शन होने होते हैं, मगर वो IMF से बात करने जा रहे हैं 4-5 अक्टूबर को और अभी ये भी नहीं पता कि वो खुद भी मुस्तकिल होंगे या नहीं होंगे। तो ये देखिए पार्टीज को अगर अपने मंशूर से और उनको पता हो कि हमने 5 साल में क्या करना है और उन्होंने मरहला बाद उसकी तैयारी की हो, फिर उसके नताइज देखकर उसमें तब्दीली, लोगों को उसमें मुशावरत में शामिल करना और सारी कौम को आगे लेकर चलना, ये होता है एक विजन। वो तो आपने देखा कि उन्हें पार्टी मंशूर का तो आप जिक्र ही नहीं फरमाते। वो अब तो ये होता है कि हम क्या IMF से एक और किस्त लेने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्या हमारा जो जारी डेफिसिट है चाहे वो करंट अकाउंट का हो या फिजिकल का हो, यानी कि वो क्या हम पूरा कर पाएंगे मालियाती या नहीं कर सकेंगे। एक दफा हम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो ये तो 24वीं मरतबा 23वीं मरतबा तो हम IMF के पास गए हैं, तो अभी 24वीं मरतबा भी जाएंगे जो हालात नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब IMF के पास जाने का मतलब ये है कि शरह सूद में इजाफा और उसके बाद कीमतों में मजीद इजाफा, क्योंकि हमें तो उनकी शराइत के मुताबिक चलना होगा और इमरान खान साहब तो कहा करते थे कि IMF के पास हम जाएंगे नहीं। जी बिल्कुल कहा तो था उन्होंने, मगर आकर फिर वो तो उन्होंने उस तरह की इस्लाहात भी तो नहीं की जो रियासती ढांचे में हमें बार बार IMF की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करती हैं। अगर वो इस्लाहात पहले ही 1-2 साल में कर ली जाती, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है तो फिर आप इस्लाहात नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी ज़्यादा तवज्जो होती है कि आप ऐसे फैसले करें जो कि आम आवाम में मकबूल हों, और जब आप आवाम में मकबूल होने की आप बात करते हैं तो फिर जहाँ जहाँ भी आपने कुछ बढ़ाना भी होता है नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि आपकी इलेक्शन की मजबूरियां तो अगले 2 साल में शुरू हो चुकी हैं। अब इस वक्त अगर वो कीमतें बढ़ाते भी हैं IMF के दबाव में तो फिर उनकी अपनी हुकूमत जो है अगले साल नहीं आ पाएगी और आगे उन्होंने अगले 5 साल के लिए मुंतखब होना है, तो उन्हें ऐसे फैसले करने होंगे जो आम आवाम और वोटर्स जो है उनके बड़ी तादाद में उनके हक में हो। तो वो ताजरों से भी लड़ रहे हैं, वो बिजनेसमैनों से भी लड़ रहे हैं, जिस तरह के कवानीन आए हैं कि अगर आप टैक्स जरूर लें आप, मगर उसका कोई तरीका आप यही बात सुहेल इशारी साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर कैस असलम साहब भी कह रहे हैं कि आपने तो FBR को थानेदार बना दिया, आप तो लोगों को खुद डरा रहे हैं कि वो तो इंडस्ट्री लगाने के लिए सामने आ ही नहीं रहे, आप उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं दे रहे। जैसे खान साहब ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों को कुछ रिलीफ दिया, इसी तरह से छोटे लेवल पे इंडस्ट्री लगाने के लिए भी लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए ना, बहुत शरह सूद में फिर इजाफा कर दिया गया है और IMF फिर इन्हें कहेगा कि जी आप कामयाब जवान पर आपको भी कट टू साइज कीजिए, ये आपने इतनी बड़ी क्यों एलोकेशन कर दी है। तो उनकी पॉलिसीज तो अपनी जगह पर, मगर हमें अपने घर को भी तो देखना है कि क्या हमने वो इस्लाहात की हैं, क्या हमने वो लोगों को फायदा पहुंचाया है। आप लोग जरूर टैक्स देने को तैयार हो, मगर अगर उनके बदले में उन्हें आप रिलीफ भी प्रोवाइड करें, अच्छी सेहत मिले, अगर उनको फैसिलिटीज भी मिले, तो यूरोप का मॉडल अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको वहाँ के जो फवायद मिलते हैं लोगों को, जो सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इनकम सपोर्ट मिलती है, जो लोगों को वहाँ एक बेचैनी का सामना नहीं है, वो भी तो आपको पैदा करना पड़ेगा। और ज़राअत की आपने बात की तो जाहिर है यहाँ बहुत अच्छे काबिल लोग बैठे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम फर्टिलाइजर बेचें, हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेस्टिसाइड यूज करें और हम नेचुरल तरीके से जो अपनी काश्तकारी में जो है इजाफा करें पैदावार में, उसकी पैदावारी लागत कम करें ताकि लोगों को खाने पीने की चीजें जो है वो उनको आसानी से मुहैया हो सके। इस पॉइंट पे आपके वापस आऊंगी। सुहेल इशारी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ अगर हम बात करते हैं कि जी हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तरक्की के रास्तों को तय करना है, तो सर आज भी देखा जाए, आपने तो एक ज़राअत के हवाले से फोकस किया था, हमारा माइनिंग सिस्टम भी जो है वो भी आज भी जीरो पे नजर आता है। हम आज भी पुराने तरीकों से ही माइनिंग कर रहे हैं। बलोचिस्तान को आप देख लीजिए, कुदरती ज़खायर से माला माल है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में इतनी ज़्यादा जो है वो कुदरती वसाइल पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं कि ये तमाम फुकदान जो हैं हमारी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, जो माइनिंग सेक्टर है वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सेक्टर है जी। हमारे पास गैस, इवन पेट्रोल, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आपको खुशखबरी देंगे, डीप सी में पेट्रोल पाकिस्तान में निकल आया। फिर वो ये इंटरनेशनल प्रेशर्स आपने उसको कैप कर दिया। अच्छा, कैप का मतलब ये होता है कि उसको बंद नहीं किया, सिर्फ उसको ढक्कन लगाया कि दोबारा से हम उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनमें जेम एंड ज्वेलरी और उसमें मार्बल, अब भी वहाँ ब्लास्टिंग करते हैं और ब्लास्टिंग से आपको पता है बहुत सा मार्बल जो है वो ज़ाया हो जाता है और फिर वो चंक निकलता है। अभी भी हम जो कटिंग मशीन्स हैं
वो नहीं लेके आए। देखिए फेलिसिटेशन का मतलब यही होता है कि आप पीपीपी करें, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। उसमें ये हो सकता है कि आप मशीनरी गवर्नमेंट मंगवा के दे, फिर उनसे किस्तों में पैसे ले ले, ताकि वो मशीनों के ज़रिए पत्थर को काट के निकालें, मिलसत के ब्लास्ट करें। आपका गोल्ड, कॉपर, मतलब कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा हुआ है, मगर माइनिंग में फिर तो रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। माइनिंग पे तवज्जो नहीं है, फिशिंग पे तवज्जो नहीं है, हमारी छोटी लेवल की इंडस्ट्रीज पे तवज्जो नहीं है, तो फिर मौजूदा हुकूमत ये बात कैसे तय कर सकती है कि हम लोग दुनिया के साथ उनकी रेस में बराबर पे शरीक हो जाएंगे? पहली बात तो जो आपने कही है कि हमें एक एक सेक्टर को तवज्जो देनी पड़ेगी। उसमें जैसे कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि जब पॉलिसी आएगी बॉटम अप, बॉटम अप का मतलब ये होता है कि आप एक एक इंडिविजुअल, एक एक फर्द को आप फेलिसिटेट करेंगे, ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी को। और जब आप फर्द को करेंगे तो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली फेलिसिटेट हो जाती है। एक बंदे का को अपना ज़ाती प्रॉब्लम भी है ना कि जी मुझे ये इस वक्त मिसाल के तौर पे फ्रेट नहीं मिल रहा, कंटेनर नहीं मिल रहा है, आप उसको कहते नहीं हम आपको कंटेनर ढूंढ के देते हैं, आप आएँ। ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जो ये कहे कि हाउ कैन आई हेल्प यू। और इस वजह से अलबत्ता वो कहते हैं अच्छा आ गया तो वो आप इसके साथ करते हैं सलूक, और फिर आपको पता ही है यहाँ पे कोई चीज़ पहिए के बगैर हिलती नहीं है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं तो कई दफ़ा ये कहता हूँ कि करप्शन इस मुल्क का इशू ही नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज़ करप्ट। जिसका जहाँ मौका मिलता है वो जितनी जिस का वो उसका जोर होता है वो उतना अपना रिश्वत चला लेता है और अपना सर चला लेता है। सो कहने का मतलब ये है कि एक एक इंडस्ट्री, एक एक सेक्टर पे अलग से तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको चाहे लेदर हो, तवज्जो कौन देगा? हम ही देंगे ना जी। हम कैसे करवाएंगे? और दूसरी बात, एक तरफ आप लोगों के ऊपर एफपीआर का रोब भी डाल रहे हैं, फिर आपने रेवेन्यू भी जनरेट करना है, फिर आप लोगों से ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो घरों से बाहर निकल के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे सर? देखिए रेवेन्यू जनरेट तो हो ही रहा है ना। आफ्टर ऑल लास्ट ईयर भी जो टैक्स इकट्ठा हुआ है उन्होंने बड़ी तालियां बजाई कि एफबीआर ने टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो दिया तो बिजनेसमैनों नहीं था ना, वो तो बिजनेसमैनों के लिए ताली बजाएं कि उन्होंने दिया, अब भी दे रहे हैं टैक्स। ऐसी बात नहीं है। ये शोर शराबा मेरे ख्याल में दुनिया को दिखाने के लिए, एमआईएफ को दिखाने के लिए और बिजनेसमैनों को तंग करने के लिए है। अदरवाइज टैक्स मिल रहा है, टैक्स की बेस ब्रॉड होनी चाहिए, मगर उसका तरीका यही है कि एक एक दुकान आपके पास रजिस्टर्ड हो। आपको पता ही नहीं है, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि एफबीआर को ये नहीं पता कि सारे लाहौर में इंडस्ट्री कितनी है और ट्रेडर कितने और दुकानें कितने। सुहेल साहब, बजट पेश करने के बाद हमारी एक मुलाकात हुई सूबाई जो है वजीर हैं पंजाब के हाशिम जमां बख्श साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ वो रटे रटाए हुए कुछ उनके पास उनके फिगर्स थे, जिसमें उन्होंने बात की कि हमारा डेवलपमेंट सेक्टर पे इतना फोकस होगा, हमारा ये काम इस तरह से होगा, हमने आवाम को रिलीफ पहुंचाना है, ये करना है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हमारे सूबाई वजीर भी इस बात से जो है वो लाइल नजर आते हैं कि हमने छोटे लेवल के ऊपर इंडस्ट्री को कैसे फरोग देना है। जो बात सुहेल इशारी साहब आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं वो हमारे वज़रा को क्यों नहीं पता चल रहा? आज तक आपने जैसे खुद मेंशन किया कि हमारे पास छोटे लेवल के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, हमारे पास हमारे यहाँ पे रैकेट मौजूद है कि कौन कौन से लोग किस किस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और किस लेवल के ऊपर हमें किस इंडस्ट्री को फरोग देना चाहिए। तो सर ये सारे सिस्टम कैसे ठीक होंगे? देखिए बात ये, जो अब आपने मिनिस्टर साहब की बात की है या और भी बहुत से मिनिस्टर्स हैं, जब आपको मिलेंगे तो ऐसे लगेगा कि अभी सारे मसले हल हो जाएंगे। और जैसे ही आपके दफ्तर से या आपकी मुलाकात से बाहर निकल जाएंगे वो आपको एक्सेसिबल ही नहीं रहते, ना वो फोन सुन सकते हैं, ना उनको ईमेल चली जाए उसका जवाब देते हैं, ना कोई ऐसी बात होती है। और फिर वो मतलब कि वो आपको जैसे पंजाबी में कहते हैं रोल देते हैं, वो आपको रुला देते हैं और आप उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते। आपने ख्वाब तो दिखाया कभी ये मैं ये कर देंगे, मगर उसके बाद वो मिलते ही नहीं। असल बात ये है कि अगर किसी ने किसी की खिदमत करनी है ना जी, तो वो मौलाना रूम ने बहुत खूब कहा कि जिसको अपनी परवाह नहीं है वो दूसरे की परवाह कर सकता है, पर जिसने दोनों हाथों से उंगलियों से अपने मुंह में नवाला डालना है और एक हाथ से किसी और के मुंह में नवाला नहीं डालना, तो वो कौम या वो लोग वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। सही। डॉक्टर साहब, हमारे जो वजीर खजाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कहते हैं कि तेल की जो कीमतें हैं उसकी बढ़ने की वजूहात जो है वो यही है कि एक तो हमारा जो तेल है वो बहुत महंगा हो गया हुआ है, दूसरी रीजन है कि हमने बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां जो है उनको बाहर से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हुआ है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि डॉलर जो है वो अफगानिस्तान भेजा जा रहा है।
सर आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? एक तरफ हम देखते हैं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो टर्म्स एंड रिलेशंस है जिस तरह से बनते चले जा रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वहां पर अमन को कायम किया जाए, इस्तेहकाम लेकर आया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि सर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इस बात का कितना प्रेशर होगा और जिस तरह से डॉलर को पर लग चुके हुए हैं तो फिर हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उसके ऊपर हमें रिलीफ मिलेगा? देखिए, बात यह है कि लिसारी साहब ने अपनी बातों में ये पहले ही आपको दिखाया था, ये दोनों बातें जी। ये स्पेकुलेटिव है। आपके मुल्क में जो ठीक है इकोनॉमी फ्रेजाइल है, उस पर हम बातें कर रहे हैं। ये ठीक है कि हम अब खाने पीने की चीजें भी और पेट्रोल भी और खुदनी तेल भी और लग्जरी गाड़ियां मंगवा रहे हैं। हम ये बैन कर सकते हैं लग्जरी गाड़ियां आनी, मगर ये भी सही होगा कि अफगानिस्तान जा रहे हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपके मिलिट्री गेम्स हैं टेररिज्म के खिलाफ भी और अफगानिस्तान में भी, इसको अंडरमाइन करने के लिए अब इंटरनेशनल जो साजिशी ताकतें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो IMF के थ्रू और आपके स्टेट बैंक के थ्रू डॉलर को महंगा कर रही हैं। इसको हम स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी करते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को 170 पे ये कैप लगाना पड़ेगा कि इससे ऊपर नहीं जाएगा डॉलर। गवर्नमेंट को जो है इजाजत देनी पड़ेगी कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में चीजें जो पैदा होती हैं वो चाइना और दीगर हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों को हम टैक्स दिए बगैर बेच सकें ताकि और डॉलर कमा सकें, ताकि ये नीचे आए। इसके बगैर जब तक आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डिफिसिट को दूर नहीं करेंगे और ये स्पेकुलेशन नहीं रोकेंगे, ये होता रहेगा। मगर जो बात मैंने शुरू में की, मैं फिर से करने लगा हूँ, वो ये है कि आपके जो है एलीट तो पैसा बना रही है, इसमें आपके ये मिनिस्टर्स भी हैं, वो खुद नहीं होंगे तो उनके कोई रिश्तेदार होंगे। आपने मिनिस्टर की बात की, बात ये है कि ये तो अब हमारी एक पुरानी रवायत बन गई है कि हर शख्स जिसको चीजें नहीं आती हैं उसको उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया जाए जिसका वो एक्सपर्ट नहीं है, ताकि वो कोई काम ना कर। डॉक्टर साहब अलग इस बात का है, यहाँ पर हमारे वजीर आजम को कुछ टाइम बाद जाके ख्याल आता है कि किस बंदे की क्या एक्सपर्टीज है और उसकी वजारत लेकर उसको फलां जगह का वजीर जो है बना दिया जाए, कलंदान तब्दील कर दिया चाहते हैं। नहीं, ख्याल तो उनको कहा जाता है कि इसको ये बना दो, उसको। इस मुल्क में 220 मिलियन लोग हैं और जिसमें 10 मिलियन जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनको तो नहीं लाते ये नहीं, वो उनको ठीक ना कर, उनकी एडवाइजर्स तो नहीं लेते ये वही चंद लोग हैं, चंद फैमिली के लोग हैं जिनको बार बार हर गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं और वो खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए पूरी इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ला के पैसा बनवा रहे हैं। मैं तो आज तक जी मुझे तो आज तक ये तकलीफ है कि आपके मिनिस्टर को मुफ्त हर मुफ्त गाड़ी क्यों मिलती है? बिल्कुल मेरे टैक्स से क्यों मिलती है जब मेरे मुल्क के लोगों को जो है पेट्रोल महंगा हो रहा है? तो यहाँ पे ये डॉक्टर साहब, फिर हम जब इन्हीं मिनिस्टरों से, सुहेल इशारी साहब वाली बात है, जब इनसे सवाल करते हैं तो फिर ये हमारे सवालात पर हंस के कहते हैं आपने तो रवायती सवाल पूछा, ये कोई टॉक शो तो नहीं हो रहा, या फिर आपको फिर कभी ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद ये 9-2-11 हो जाते हैं। अभी आपने देखी नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी को डांटा है, क्या आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि आप तो सवाल पूछ नहीं सकते ना कि रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है, वहां पे तो आप एक खलीफा से पूछ सकते थे कि बताइए आप अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, तो आपने ये जो कुर्ता पहना ये आया कहाँ से आपके पास? ये अवाम बेचारी को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, जब आपको कभी चाइना इन शॉर्ट लास्ट में मुझे बता दीजिए डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर यही हालात रहे, हुकूमत की पॉलिसीज अगर इस तरह की रही, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में हमें किस किस्म के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और अगर हमें इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर आप इस महंगाई को कंट्रोल नहीं करते, इन टैक्सों को नीचे नहीं लाते, तो आपके मुल्क में पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, और आपके वो पॉलिटिकल जो हैं राइट्स आपकी मिलिट्री गेम्स को अंडरमाइन कर जाएंगे। सही। तो बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक गेम को नीचे तक पहुंचाया जाए, टैक्स मनाते दी जाए,
एक्सपोर्ट करने के मौके जो इनको प्रोवाइड किए जाएं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। लास्ट में सोहेल इशारी साहब आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हमने इस मुल्क के नौजवान को जो है रोजगार भी प्रोवाइड करना है, फिर हम एहसास प्रोग्राम भी मुतारफ करवा रहे हैं, फिर हम उन्हें इस तरह की स्कीमों की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो सर रोजगार के जो मौके हैं वो लोगों को कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? और सेम आपसे पूछना चाहूंगी कि महंगाई जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इस पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? और हमारी जो पॉलिसीज हैं आवाम को रिलीफ देने से रिलेटेड जितनी भी हम चीजों को मुतारफ करवा चुके हैं, इनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जितनी भी इश्यूज की आप बात कर रही हैं ना जी, अगर मुझे आप इजाज़त दें, और शायद किसी को ये पसंद भी नहीं आएगा जी, कि ये नॉन इश्यूज हैं। असल इशू है आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, जब तक आप, जैसे अभी सारी गुफ्तगू हो रही थी कि अच्छे बंदे अपनी वजारतों में नहीं होंगे, अच्छे बंदे डीजीज नहीं लगेंगे, अच्छे बंदे आईजीज नहीं लगेंगे, तो ये जो वर्किंग है वो नहीं हो सकती। अब अच्छे बंदे अब कहाँ से लाएंगे? अभी कैद साहब ने 2 दफ़ा ये कहा कि एलीट पॉलिटिक्स है, एलीट बैठी हुई है, ये हम एलीट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। बात दरअसल ये है कि जब तक आप इलेक्शंस को सस्ता नहीं करेंगे, ईवीएम अपनी जगह पे एक रोल अदा करेगी, मगर जब तक आप सस्ता नहीं करेंगे, ये अच्छे बंदे इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकेंगे, उस वक्त तक ये सारी बातें आप देखिएगा, मेरी बात 2 साल बाद भी ये कर रहे होंगे, 4 साल बाद भी ये कर। हमने अच्छे बंदे ऊपर लेके आने हैं, एलिटिज्म से निकलना है। एलिट भी कोई बुरी बात नहीं लेकिन है। लिशारी साहब, यहाँ पे तो अलमिया ये है कि अगर अपोजिशन में आज मुस्लिम लीग नून की जमात है, तो कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ साहब आते हैं, तो वो कहते हैं देखिए हमारे दौर में तो इतनी महंगाई नहीं थी, हमारे दौर में तो फिर इस वक्त रिलीफ था, हमारे दौर में तो डॉलर की ये कीमत थी, और जो अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तो इस कीमत पे मिला करते थे। सर यहाँ पे तो ब्लेम गेम चल रही है, वही तो मैं अर्ज कर रहा यहाँ हूँ पे तो ना, चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकती। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, महंगाई भी एक तरक्की का जीना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान बनने के बाद फौरी देखें तो डॉलर 3 रुपए का था, 7 रुपए का था। अब ये नहीं आप कह सकते कि जी उस दौर की अब हम बात करें, मगर दौर के साथ साथ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, महंगी भी होती हैं, क्वालिटी भी बढ़ती है, कैपेसिटी भी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है। असल बात ये कि लोगों को साथ फिर आप फैसिलिटेट भी करते हैं। आपने हेल्थ पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि आपका मजदूर, आपका वर्कर हेल्दी होगा तो सही प्रॉपर काम कर सकेगा। लोग 1 घंटे में 10 जीने बनाते हैं, हम 3 बनाते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखनी है। और इसी तरह हेल्थ के बाद हमारी एजुकेशन, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इस वक्त सिर्फ हाईटेक एजुकेशन इस मुल्क को चाहिए। अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दें, बाहर भेजें। हम अपने एग्रीकल्चरिस्ट के जो बच्चे हैं उनको एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटियों में भेजें। हमें अभी और 10-15 साल में बहुत सी चीज़ों को करना है, और फिर जाके कि हम स्टेबलाइज होंगे। तो लिशारी साहब, जो हमने एमओयू साइन किए ताजिकिस्तान के साथ, और जो हम लोग मजीद तरक्याती कामों पे फोकस कर रहे हैं, तो खान साहब इन तमाम चीज़ों से बेखबर है और वो आगे मजीद एमओयूज को साइन कर रहे हैं। देखिए, ताजिकिस्तान में भी 2 दफ़ा गया हूँ। वहाँ पे मैंने, जब मैं सदर भी था तो मैं डेलीगेशन भी लेके गया, फिर वहाँ पे मैंने एक्सपो भी किया, 100 स्टॉल लेके गए। हम इन कंट्रीज़ को हमने पहले बड़े अरसे साथ निगलेक्ट किया। हम सिर्फ अमेरिका और यूरोप को ही देखते रहे कि हम वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन ठीक है, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इन मुल्कों का कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है। तो जब तक बैंकिंग सिस्टम ना हो, ना हम उनको पैसे दे सकते हैं, ना वहाँ से ले सकते हैं। और फिर अभी तक अफगानिस्तान का मसला चलो वक्ती तौर पे है, हल हो जाएगा, क्योंकि ये लैंड रूट वही है। तो अगर ये खुल भी जाता है तो इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तरीके पर ये चाहिए कि आप वहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम बनाए। दूसरी बात यह है कि सारा कुछ तो डॉलर ने काबू किया हुआ है, कि सारी आपकी ट्रेड जो है वो डॉलर में हो रही है। या तो आप लोकल करेंसी में ट्रेड करें, कि यहाँ कोई मिडिल करेंसी और बनाए और डॉलर से जान छुड़ाए अपनी। क्योंकि जब तक ईरान के साथ भी आप इसी तरह ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ भी बैंक कोई नहीं है, और कोई ऐसा थर्ड कंट्री या कैसे जापानी येन में हो जाए या चाइनीज युआन में हो जाए बिजनेस, ताकि डॉलर से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ाएं। जैसे अब अफगानिस्तान से भी हो रहा है कि हम रुपए और उनके हुआनी में ट्रेड करेंगे। तो हम इसी तरह से एक ब्लॉक बना के उनके साथ काम करें। और बैंकिंग जब तक नहीं होगी तो ताजिकिस्तान में और बाकी जितने भी वो मुल्क हैं उनमें बिजनेस नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सोहेल इशारी साहब ने कहा कि एक तरफ तो हम एमओयू साइन कर रहे हैं, दौरा ताजिकिस्तान भी किया जा रहा है, एक नया ब्लॉक बन रहा है, उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल है। आप मुझे इतना बता दीजिए कि खान साहब इन बातों से क्या नावाकिफ नजर आते हैं कि जिन मुल्कों के अपने ही बैंकिंग सिस्टम नहीं है, आप उनके साथ डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये आवाम के लिए लॉलीपॉप काफी रहेगा?
देखिए, बात ये है कि वाटर में भी ट्रेड हो सकती है, वो जरूरी नहीं है। मैं एग्री करता हूँ कि डॉलर से जान छुड़ानी पड़ेगी और आपको इस रीजन में ट्रेड करनी पड़ेगी, और मगर जब तक आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ होगा नहीं, आपके पास अनाज नहीं होगा, आपके पास फल नहीं होंगे, आपके पास पैकिंग के तरीके नहीं होंगे, आपके पास लॉजिस्टिक्स नहीं होगा, आपके पास बैंकिंग भी तो हमारे पास तो है, ये सारी चीजें होंगी। पहले आप अपने एक्सपोर्ट को देखेंगे तो फिर आप, तो बहुत जरूरी है, मैं नहीं करता हूँ शारी साहब के साथ, बहुत जरूरी है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इतना। लेकिन खान साहब तो बड़ी खुशी से, बड़े बल्कि उनके वजीर बड़े चौड़े हो के ये बात करते हैं कि हमारे दौर में तो जितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है तो किसी दौर के में बड़ी नहीं है। जी बड़ी होगी, मगर इम्पोर्ट भी तो बड़ी है। बिल्कुल, वो जो डिफिसिट है वो तो वही है, वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा ट्रेड डिफिसिट है वो तो वहीं का वहीं है। 60 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, 20 और 25 के दरमियान हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत जंप आ गया। चलो 30 बिलियन भी हम एक्सपोर्ट कर लें तो हम समझेंगे चलो 5 बिलियन का हमें जंप मिला। तो शाम के वक्त यहाँ पर एक जुम्मा बाजार लगा दिया जाता है वज़रा की जानिब से, या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जा रही होती है, तो फिर आवाम को इतने सब्ज बाग क्यों दिखाए जा रहे होते हैं डॉक्टर साहब? जी वो वोट लेने, इलेक्शन करना है। देखें, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको ना इकोनॉमी की समझ है ना पॉलिटिक्स की। मैं एग्री कर रहा हूँ लशारी साहब के साथ कि जब तक आप सस्ता नहीं करेंगे इलेक्शन, आम आदमी असेंबली तक पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर आप कैसे मसाइल हल करवा सकते हैं डॉक्टर साहब? जो लोग लाखों रुपए खर्च करके असेंबली में जाते हैं तो वो फिर इस पैसे को बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली सर, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर खजाना हो या हमारे मुल्क के मौजूदा वजीर आजम, वो अपनी पॉलिसीज को फिर दोबारा से असर नो जाके तरतीब भी देंगे और एक आम आदमी के मसाइल को सोचने की और समझने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। क्योंकि ये खान साहब आप ही ने कहा था कि अगर चीजें महंगी होना शुरू हो जाएं तो समझ जाओ कि तुम्हारे हुक्मरान जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। ये सूझ, ये अकल, ये समझ आपने ही लोगों को दी थी, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे, ना कि आप मजीद डॉलर महंगा होने के नाम पर लोगों को मजीद महंगाई के टीके लगाएंगे। आखिर में एक बात लाजमी कहना चाहूंगी, मौजूदा पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके हुक्म के मुताबिक हम सब ने कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवानी है, यह हम सबका फर्ज है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।